नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का। तो आज से बच्चों हम स्पेशली क्लास शुरू कर रहे हैं। एच टेट, सी टेट, KVS या किसी भी प्रकार की टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हम CDP की क्लास शुरू कर रहे हैं। और जो ये चैनल है मुख्य रूप से टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ही बनाया गया है। तो शुरुआत करेंगे। पहली क्लास है तो इंट्रोडक्शन, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी की, और फिर हम आगे चलेंगे। तो रेगुलर क्लास होंगी और पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। ठीक है। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छी तरह हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। तो क्लास की करते हैं शुरुआत बच्चों। तो जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा मैं इस क्लास में। तो CDP पढ़ना है वैसे हमें। ठीक है। तो CDP हमें पढ़ना है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले साइकोलॉजी जो है, ठीक है, साइकोलॉजी या साइकोलॉजी जो भी तुम कहते हो, ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइकी और एक है लोगस। ठीक है। या लोगस तो आपने कई बार सुना होगा। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं दोनों के दोनों। दोनों ही क्या हैं बच्चों, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो बहुत सारे जो शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। आरंभ में साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन माना जाता था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भाई साइकोलॉजी शब्द का मतलब बताओ, तो साइकी प्लस लोगस यानी आत्मा का अध्ययन करना ही आपका साइकोलॉजी कहलाता था। अब शुरुआत में क्या था बच्चों, शुरुआत में क्या था? तो अगर आपसे पूछे कौन सी भाषा से लिया गया है ये वर्ड, तो ये जो साइकी और लोगस ये दोनों ही ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। और इनके मिलने से जो ये साइकोलॉजी बना है, साइकोलॉजी तो इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति इन दो ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है। मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों, ठीक है, आरंभ में जो मनोविज्ञान था हमारा, वो दर्शन शास्त्र का ही पार्ट था। आरंभ में जो मनोविज्ञान था, इसका पार्ट था, दर्शन शास्त्र का पार्ट था। तो दर्शन शास्त्र के अंदर ही हम क्या करते थे, मनोविज्ञान का अध्ययन करते थे, मनोविज्ञान को पढ़ते थे। तो आरंभ में जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र का भाग था। ठीक है। इसीलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। ठीक है। अब दर्शन शास्त्र से जो आपका ये मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, अलग क्यों हुआ? देखो, दर्शन शास्त्र ना, दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं था। दर्शन शास्त्र में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी कोई वैज्ञानिक, उनका वेरिफिकेशन यानी उनकी वैज्ञानिक रूप से उनका आपको प्रूफ नहीं दिया गया है। ठीक है। जैसे दर्शन शास्त्र के अंदर आपके पास अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ोगे तो कई प्रकार की चीजें आती है दर्शन शास्त्र के अंदर। तो दर्शन शास्त्र के अंदर जैसे आपका जादू हो गया, ठीक है, मैजिक वगैरह हो गया, या आपको किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, तो कई प्रकार की चीजें आती है। लेकिन इनका जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण से इनको हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कुछ चीजें काल्पनिक भी थी जिनका वैज्ञानिक प्रूफ नहीं था। लेकिन जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ये पूरी तरह साइंटिफिक बेस्ड है। ये पूरा का पूरा विज्ञान पर बेस है। इसलिए दर्शन शास्त्र से अलग हो गया आपका क्या बच्चों, मनोविज्ञान। इतनी बात समझ आ गई। अगर आपसे पूछे मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है, तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। ठीक है। अब बात आई जो ये मनोविज्ञान शब्द है, मनोविज्ञान शब्द, इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया और किसने किया? तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोलकॉय ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान शब्द यानी साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रुडोल्फ गोलकॉय ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 1590 में। 1590 में इन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है। और उस किताब को अगर हिंदी में बात करूं तो मनोविज्ञान कह सकते हो, साइकोलॉजी उस किताब का नाम था। पूरा नाम था मनोविज्ञान, मनुष्य की पूर्णता, जन्म, आत्मा के बारे में। ठीक है। लेकिन मनोविज्ञान उस किताब का नाम था, शॉर्ट में अगर आप समझो तो किताब का नाम था साइकोलॉजी। और उसमें इन्होंने, किताब का नाम की साइकोलॉजी था, पूरा नाम था मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, मनुष्य की पूर्णता, जन्म, आत्मा के बारे में। उसमें इन्होंने 1590 में सबसे पहले मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, रुडोल्फ गोलकॉय।
तो 1590 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। अब बात आई मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो मनोविज्ञान का जो जनक है, इसमें दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आरंभ में मनोविज्ञान का जनक जो माना जाता था, ठीक है, मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है अरस्तु को भाई। तो अगर आपसे पूछे देखो मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को नहीं माना जाता। अगर केवल ये पूछे भाई मनोविज्ञान का जनक या पिता किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही इन्होंने मनोविज्ञान का भी अध्ययन करना शुरू किया था। तो अरस्तु को क्या माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछा जाता है। आपसे ये वाला क्वेश्चन जिसके बारे में तुमने सुना भी होगा, ठीक है, विलियम वुंट है, इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि विलियम वुंट ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी और प्रयोग करके मनोविज्ञान के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की। तो विलियम वुंट के बारे में सभी जानते हो, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। 1879 ईस्वी में इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो जर्मनी के ही थे ये विलियम वुंट, और इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय यानी जो आपकी जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर क्या किया, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1869 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किसने स्थापित की बच्चों, विलियम वुंट ने की थी, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रयोगशाला में क्या करेंगे बच्चों, प्रयोग करेंगे। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, अगर आपसे पूछा जाए ना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, तब भी आप विलियम वुंट को ही कहोगे। प्रयोगात्मक का मतलब है एक्सपेरिमेंटल। अगर आपसे ये पूछा जाए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर कौन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर कौन है, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, विलियम वुंट आएगा। तो विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आप विलियम वुंट के पास जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर इंडिया में बात करूं तो इंडिया में नरेंद्र नाथ सेनगुप्त है भाई, ठीक है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में कौन है व्यक्ति, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त। इन्हें भारतीय मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त, ठीक है। जैसे अपने नरेंद्र नाथ इनका नाम था, जैसे अपने प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, तो तुम नरेंद्र नाथ याद रखो, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त। इन्होंने कलकत्ता के अंदर, ठीक है, भारत की जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो कलकत्ता में स्थापित की थी इन्होंने 1916 के अंदर भाई, ठीक है। भारतीय मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है किसको, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त को। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने पहली क्या की थी बच्चों, जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी उसको स्थापित किया था। एक छोटा सा ऑफिस बनाया गया था, ठीक है, प्रयोगशाला तो क्या उसको छोटा सा ऑफिस था, लेकिन याद रखना इन्होंने स्थापना की थी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इंडिया के अंदर 1916 में, ठीक है। नरेंद्र नाथ सेनगुप्त इस व्यक्ति का नाम है। तो ये कुछ जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, की पॉइंट, ये क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, तो आपको ये बहुत ध्यान से याद रखनी है ये बातें। आगे हम चलें, अगर आपसे ये पूछ ले बच्चों कि जो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को सब्जेक्ट के रूप में हमने कब पढ़ना शुरू किया, तो सब्जेक्ट के रूप में ये सामने आया 1880 में। 1880 में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट के रूप में सामने आया। और 1900 ईस्वी में स्कूल और कॉलेज में, ठीक है, साइकोलॉजी को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया गया। देखो 1880 में तो ये सब्जेक्ट के रूप में सामने आया, लेकिन स्कूल और कॉलेजों में ये पढ़ाया नहीं जाता था। कोई जरूरी नहीं जो सब्जेक्ट हो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन सब्जेक्ट हैं वो, ठीक है। तो 1880 में तो इसको सब्जेक्ट बना दिया गया और स्कूल और कॉलेज में 1900 ईस्वी के आसपास इसको पढ़ाना शुरू किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए सब्जेक्ट के रूप में साइकोलॉजी कब सामने आया, तो 1880 में साइकोलॉजी सामने आया। अब देखो, जब साइकोलॉजी का जो अध्ययन है वो प्राचीन काल से कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में दर्शन शास्त्र के अंदर हम इसका अध्ययन करते थे। अब साइकोलॉजी
ये नहीं है कि मनोविज्ञान सीधा जो वर्तमान में हम मनोविज्ञान पढ़ रहा है इसने सीधा इस स्वरूप में आ गया। इसका स्वरूप भी समय के साथ साथ बदलता गया और अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत थे। तो कुछ वैज्ञानिकों के मत आप समझ लो। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। तो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कब कहा जाता था? 16वीं शताब्दी में कहा जाता था। और अरस्तु, प्लूटो, डेकार्ड, रुडोल्फ गोल्कोय। देखो एक बात याद रखना, ये अरस्तु, प्लूटो जो हो गए ये बहुत ही पुराने व्यक्ति हैं। ये 16वीं शताब्दी में नहीं थे। 16वीं शताब्दी में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 300-400 BC पूर्व थे। ठीक है, जो ये अरस्तु है, तो नाम तो तुमने सुना होगा, अरस्तु हो गया, प्लूटो हो गया, ये बच्चों 300 से 400, ठीक है, BC पूर्व थे ये। लेकिन 16वीं शताब्दी में इनका नाम इसलिए आया है, इनके शिष्य थे, इनके अनुयायी थे जो इनके विचारों के ऊपर काम कर रहे थे, इनके विचारों को फॉलो कर रहे थे। तो ये मत समझना 16वीं शताब्दी में अरस्तु और प्लूटो थे। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और इसके समर्थक कौन थे जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे? अरस्तु, प्लूटो, डेकार्ड, रुडोल्फ, ठीक है, रुडोल्फ गोल्कोय, ये सारे इसके समर्थक थे। अरस्तु और प्लूटो बहुत पहले के आपके दार्शनिक हैं। ये 16वीं शताब्दी में जीवित नहीं थे, लेकिन इनके विचार थे कि ये भी क्या करते थे, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अरस्तु और प्लूटो के जो अनुयायी थे वो ऐसा मान रहे थे। आगे हम चलें बच्चों। उसके बाद जब 17वीं शताब्दी में हम पहुंचे तो 17वीं शताब्दी में थोड़ा सा परिवर्तन किया, क्योंकि देखो आत्मा एक ऐसी चीज है, भौतिक चीज तो है नहीं आत्मा। तो भाई अगर मैं मनोविज्ञान को देखो, 16वीं शताब्दी में दिक्कत क्या हुई जब इसे कहा गया भाई आत्मा का अध्ययन। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, आत्मा एक भौतिक चीज तो है नहीं, तो आत्मा का अध्ययन कैसे करें? जो चीज ना तो दिखती है, ठीक है, ना उसका कोई स्वरूप है, तो उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है? इसलिए 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, मनोविज्ञान को हमने क्या माना, मन का अध्ययन। आत्मा की जगह अब हम मन पर आ गए। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में मन का अध्ययन माना जाने लगा। और पोम्पोनोजी इटली के थे ये भाई इसके मुख्य रूप से प्रवर्तक थे, मतलब मुख्य रूप से मानने वाले थे। ठीक है, उसके बाद जॉन लॉक, थॉमस रीड और रिचेरी थे। तो एक नाम तो पक्का याद रखना, ठीक है, पोम्पोनोजी। बाकी नाम याद कर सको तो वेल एंड गुड है भाई। तो 17वीं शताब्दी में माना जाता था मन का विज्ञान, और मुख्य रूप से इसका समर्थन कौन करते थे? पोम्पोनोजी भाई। 18वीं शताब्दी में जब आए तो इसे चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। ठीक है, वही प्रॉब्लम यहाँ भी आई। मन भी बच्चों क्या है, हमारे पास नॉन फिजिकल चीज है। ठीक है, हम उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे? फिर आ गया भाई चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा 18वीं शताब्दी में। चेतना का मतलब क्या होता है बच्चों? चेतना का मतलब होता है कि जब आप कोई जागरूक होकर कोई चीज कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जागृति को ही चेतना कहते हैं। जब कॉन्शियस होकर कोई चीज कर रहे हो भाई, आप ध्यान से कोई चीज कर रहे हो, तो उसी को चेतना कहते हैं। ठीक है, तो चेतन, जड़ और चेतन तुमने सुना होगा ना। तो चेतना का अध्ययन माने जाने लगा 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो मुख्य रूप से समर्थक थे विलियम वुंट बच्चों और विलियम जेम्स। तो विलियम वुंट तो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स 18वीं शताब्दी में, तो जो ये मानते थे कि मनोविज्ञान क्या है, किसका अध्ययन है? चेतना का अध्ययन है। तो पहले आत्मा, ठीक है, फिर मन, फिर चेतना। अब वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। और हो सकता है आगे आने वाले समय में और चेंज हो जाए। तो व्यवहार का अध्ययन मानना बिल्कुल सही क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार को देखा जा सकता है। ना तो हम व्यक्ति की आत्मा को देख सकते हैं, ना ही व्यक्ति के मन को देख सकते हैं, लेकिन व्यवहार को तो ऑब्जर्व किया जा सकता है ना बच्चों। व्यवहार को ऑब्जर्व किया जा सकता है, भाई एक व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसी परिस्थिति में। जैसे मान लो तुम्हारे 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाए, तो तुम एकदम कूदोगे, खुश होगे, तो तुम्हारे व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। कोई सैड न्यूज आ जाए, तुम दुखी होगे, कैसा व्यवहार करोगे। ठीक है, कोई तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, उस समय तुम कैसा व्यवहार करोगे। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, उस समय तुम कैसा व्यवहार करोगे। कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, उस समय तुम कैसा व्यवहार करोगे। तो व्यवहार को तो हम प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वर्तमान में क्या माना जाता है? मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। और जेबी वॉटसन पहले व्यवहारवादी माने जाते हैं बच्चों। पहले व्यवहारवादी किसे माना जाता है? जेबी वॉटसन। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो और व्यक्ति हैं जो व्यवहारवाद का समर्थन करते हैं, क्लार्क हल है, स्किनर है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है। तो इन सभी के बारे में हम, जितने भी ये मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है बच्चों। तो ये हमारी एक प्रकार से क्या है, साइकोलॉजी की आपकी हिस्ट्री है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है और इंट्रो मैंने आपको दे दिया है मेरे ख्याल से।
बेसिक बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो पहली क्लास थी, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसी प्रकार आपको हर रोज़ रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और सारा सिलेबस मैं आपसे यहाँ कराऊंगा, साथ में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।